फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट इसका क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल के अंदर क्या होता है, सन 1900 से पहले का, 1900 से पहले का जितनी भी रिसर्च थी, जितना भी ज्ञान था, उसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, क्लासिकल के अंदर। यानी सन 1900 से पहले जितनी भी रिसर्च हुई थी, जितना भी ज्ञान प्राप्त था, जितने भी साइंटिस्टों ने खोज की थी, उन सब का अध्ययन क्लासिकल फिजिक्स के अंदर किया जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान। इसके अंदर 1900 से लेके आज तक, 1900 से लेकर आज तक जितना भी रिसर्च हुआ है, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका अध्ययन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर किया जाता है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। इसको बोलते हैं चीर सम्मत भौतिक विज्ञान। यहाँ लिख देता हूँ, चीर सम्मत भौतिक विज्ञान। चीर सम्मत भौतिक विज्ञान वो हो गया आपका आधुनिक भौतिक विज्ञान। अब जो चीर सम्मत भौतिक विज्ञान है, इसकी भी अनेक ब्रांचें हैं। जैसे इसकी पहली ब्रांच है यांत्रिकी, यांत्रिकी मैकेनिक्स। दूसरी ब्रांच है इसकी विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। तीसरी ब्रांच है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। चौथी ब्रांच है वैद्युतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। एक ब्रांच है इसकी गणितीय भौतिकी, गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स। और एक ब्रांच इसकी ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये ब्रांचें तो हो गई क्लासिकल फिजिक्स की, मैकेनिक्स, ईएम, प्रकाशिकी, वैद्युतिकी, गणितीय भौतिकी और ऊष्मागतिकी। इसकी भी अनेक ब्रांचें हैं। जैसे इसकी भी अनेक ब्रांचें हैं, जैसे हो गई आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एक ब्रांच आ गई सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइसेज। एक आ गई क्वांटम फिजिक्स। एक आ गई न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। एक आ गई प्लाज्मा, प्लाज्मा फिजिक्स। अब मैकेनिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, जैसे आपका वेग हो गया, चाल हो गई, त्वरण हो गया, बल हो गया, इन सब का अध्ययन किया जाता है मैकेनिक्स के अंदर। दूरी हो गई। ईएम के अंदर विद्युत चुंबकीय के अंदर किया जाता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। प्रकाश के अंदर, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के अंदर किया जाता है आपका लाइट हो गया, प्रकाश हो गया। वैद्युतिकी के अंदर करंट का, और गणितीय भौतिकी में जो गणितीय इक्वेशन है उनका अध्ययन किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट का, उष्मा का कार्य में परिवर्तन, उष्मा के बारे में अध्ययन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी में। इसमें ठोस अवस्था, जो पदार्थ की अवस्था है ठोस, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें जो डिवाइस हैं आपकी ठोस अवस्था से जो डिवाइसें हैं उनका, क्वांटम में क्वांटम का, न्यूक्लियर, नाभिक का, और प्लाज्मा जो चौथी अवस्था है पदार्थ की, उसका अध्ययन किया जाता है। अब ये जो आपके मॉडर्न फिजिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स है, वो है आपके बीएससी फाइनल में, बीएससी फाइनल में। और जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है ये वाली, यह है आपके
बीएससी फर्स्ट और बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के अंदर ये आपकी क्लासिकल है। इसमें भी जो आपके 3 पेपर होते हैं, तो ये 3 पेपर हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, और ये जो नीचे के 3 पेपर हैं ये हैं आपके सेकेंड ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर ये है और सेकेंड ईयर के अंदर ये है। फर्स्ट ईयर के अंदर 3 पेपर, यांत्रिकी, उष्मा गति, ये विद्युत चुंबकीय और प्रकाशिकी। पहला पेपर ये है, दूसरा ये है और तीसरा पेपर प्रकाशिकी है। और ये बीएससी फाइनल के मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी पेपर है आपका तीसरा पेपर तीसरा है। इसमें प्रकाशिकी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का या इंग्लिश में लाइट, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। अब प्रकाश होता क्या है, दिखाई देता है, नहीं देता, तो पहले प्रकाश के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकाश ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, पहला ये हो गया। दूसरा है आपका प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश की सहायता से दूसरी वस्तुओं को या दूसरी चीज़ों को अपन देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, तो दूसरा पॉइंट है। प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य रहकर दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। यानी प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य रहकर दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश के द्वारा दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब जो प्रकाश, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका बिहेवियर कैसा होता है, उसके बारे में देखेंगे। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति वर्तमान में तो सबको पता ही होगा, ड्यूल नेचर है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। लेकिन शुरू में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग इसके प्रकृति बताई। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें पहला है न्यूटन आया सबसे पहले। उन्होंने सिद्धांत दिया कणिका सिद्धांत, कॉर्पस्कुलर सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत नाम में आ रहा है कण, बताया किसने? न्यूटन ने। कणिका, कण। जैसे कोई प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा या ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा ही है, तो प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और वह ऊर्जा कणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। कणों के रूप में, जैसे ये लाइट सोर्स है आपका, सोर्स हो गया, इसने एनर्जी इमिट की, तो ये कणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक। यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणों के रूप में गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आता है। तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में गति करता है, तो यही न्यूटन का कणिका सिद्धांत था। इसमें है, लिखना चाहो तो लिख लो,
न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। प्रकाश कणों के रूप में अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। अब ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया, ये भी फेल हो गया। ये फेल क्यों हुआ, इसे किस किस की व्याख्या की? तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा परावर्तन, अपवर्तन, सबने पढ़ा है। ये कोई माध्यम है, प्रकाश की किरण आई, मुड़ी और वापस निकल गई। अपवर्तन हो गया, प्रकाश की किरण आई समतल से टकराकर या जो भी आपका दर्पण है उससे टकराकर वापस चली गई, ये परावर्तन हो गया। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या की गई, अपवर्तन की व्याख्या की गई। इन दोनों की व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत से की गई। अब फेल कहाँ हुआ, इसके द्वारा इन दोनों की व्याख्या कर दी गई, लेकिन ये फेल हुआ इसके द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इनकी व्याख्या नहीं की गई। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और टोटल, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनकी व्याख्या नहीं की गई। तो ये यहाँ आके फेल हो गया। तो ये भी आपका जो कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था वो फेल हो गया। इसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट हाइगन या हाइजेन। हाइगन वेव थ्योरी, हाइगन का तरंग सिद्धांत। इन्होंने बताया जो प्रकाश है अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी अपनी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में ले जाता है। किसके रूप में? तरंगों के रूप में, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। तो हाइगन ने, तो लिखना चाहो तो हाइगन के अनुसार प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गति करता है या तरंग के रूप में गति करता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार भी किन किन की व्याख्या की गई? इस सिद्धांत के अनुसार व्याख्या की गई, पहला तो था आपका व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, दूसरा है विवर्तन, डिफ्रैक्शन, तीसरा है ध्रुवण, पोलराइजेशन। इन तीनों की व्याख्या कर दी गई। व्यतिकरण की व्याख्या कर दी गई, विवर्तन की व्याख्या कर दी गई और ध्रुवण की व्याख्या कर दी गई। अब ये नियम भी फेल हो गया। ये फेल कहाँ हुआ? इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा है आपका कॉम्पटन प्रभाव, तीसरा है कर्षणिका विकिरण प्रभाव, कर्षणिका विकिरण प्रभाव, इनकी व्याख्या नहीं कर पाया। जो हाइगन का तरंग सिद्धांत है उसके द्वारा व्यतिकरण की व्याख्या कर दी गई, विवर्तन की व्याख्या कर दी गई और ध्रुवण की व्याख्या कर दी गई। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया।
कॉम्पटन प्रभाव है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। और तीसरा है कर्षणिका विकिरण प्रभाव, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये यहाँ आके फेल हो गया, कणिका सिद्धांत फेल हो गया, तरंग सिद्धांत भी फेल हो गया। अब इसमें एक बात और लिख लो, इसमें ये लिखना, हाइगन ने अपने सिद्धांत में या हाइगन तरंग सिद्धांत में हाइगन तरंग सिद्धांत में तरंगों की प्रकृति, हाइगन तरंग सिद्धांत में तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य मानी गई है, अनुदैर्घ्य मानी गई है। अनुदैर्घ्य याद रखना, तरंग प्रकृति अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। अनुदैर्घ्य होता है जैसे ये तरंग है, इधर जा रही है, तो जो कणों का कंपन है, जो कणों का कंपन है वो भी तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो। आगे जिस दिशा में तरंग जा रही है कंपन भी उन्हीं दिशाओं में हो, अनुदैर्घ्य। तीसरा सिद्धांत आता है आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया दो साइंटिस्ट थे, एक तो मैक्सवेल, दूसरा था हर्ट्ज। मैक्सवेल ने दिया सैद्धांतिक रूप से, यानी थ्योरेटिकल, और इसने दिया प्रायोगिक रूप से, यानी प्रयोग करके बताया, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली बताया हर्ट्ज ने और सैद्धांतिक बताया मैक्सवेल ने। इन्होंने बताया कि प्रकाश EM वेव के रूप में गति करता है, प्रकाश EM वेव के रूप में गति करता है। EM वेव पढ़ी भी होगी, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रो यानी विद्युत, मैग्नेटिक चुंबक, इसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और आपस में संचरण की दिशा भी परपेंडिकुलर होगी, यानी x, y, z तीनों में जाएंगे। जैसे प्रकाश EM वेव के रूप में गति करता है। EM वेव कैसी होती है, जैसे ये आपका x हो गया, ये y हो गया, x हो गया और ये z हो गया। इधर के संचरण की दिशा इधर है, तरंग इधर जा रही है, तरंग आपकी इधर जा रही है, तो इसका विद्युत क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में, ये y है, ये x है और ये z है। विद्युत क्षेत्र हो गया ये, विद्युत क्षेत्र हो गया ये y डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा इस डायरेक्शन में, जैसे ये आपका मार्कर z डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में यूं, पीछे फिर आगे फिर पीछे, ऐसे
तो इसको यहाँ बताएंगे जेड डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन है, ये यहाँ होती है, तो इसका ये आपस में ये जेड डायरेक्शन में है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये यानी जैसे तरंग आगे जा रही है, तरंग आगे जा रही है तो ये तो होगी संचरण की दिशा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये संचरण की दिशा हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये हो गया विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आप अपना ऊपर हो गया, या विद्युत क्षेत्र ऊपर मान लो, और चुंबकीय क्षेत्र जेड डायरेक्शन में, तो यूं जाती है, यूं जाती है, ये आगे भी चलती है, और कंपन एक जेड और वाई डायरेक्शन में कंपन भी होते हैं। इन्होंने ईएम वेव की प्रकृति परगामी बताई थी, परगामी बताई थी, ईएम वेव का नेचर परगामी बताया था। तीसरा है आपका, इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम, परगामी क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, इन्होंने काल्पनिक माध्यम ईथर बताया था। चौथा है आपका क्वांटम थ्योरी, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ये दिया था प्लांक ने। प्लांक ने बताया किसी स्रोत से जो प्रकाश है, किसी स्रोत से प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में, छोटे छोटे पैकेटों में या बंडलों में उत्सर्जित होता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में या बंडलों में उत्सर्जित होता है, और उस पैकेट या बंडल को फोटोन कहते हैं। फोटोन, फोटोन प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों में या बंडलों में उत्सर्जित होता है, और उन्हीं पैकेटों या बंडलों को फोटोन कहते हैं। तो प्लांक ने दिया था फोटोन, फोटोन कहते हैं, या इनको दूसरा नाम है क्वांटा, क्वांटा। ये हो गया क्वांटम थ्योरी। अब फोटोन, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू, इसको बोलते हैं फोटोन की ऊर्जा। प्रकाश की जितनी तीव्रता होगी उतने ही फोटोन उत्सर्जित होंगे, E बराबर एच न्यू। ये फोटोन की ऊर्जा हो गई। संवेग, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा हो गई ये वाली, याद रखना है, फोटोन की ऊर्जा एच न्यू। फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग पी होता है, जैसे आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया था, E बराबर mc², यहाँ पर m हो गया E अपॉन c², E का मान यहाँ से आ गया, E बराबर एच न्यू, c²। न्यू को लिख सकते हैं, ये न्यू को लिख सकते हैं c/λ। प्रकाश का वेग होता है आवर्ती और वेवलेंथ, ये तो यहाँ से ये हो गया आपका न्यू हो गया c/λ, तो इसको लिख सकते हैं hc/λ c²। c से c कैंसिल आउट, यहाँ बच गया hc/λ, hλc। अब संवेग क्या होता है, P बराबर mv, P बराबर mv, मास का मान यहाँ से आ जाएगा hc/λ। ये वेग है, प्रकाश का वेग कितना होता है c, v की जगह c कर दूँ, कैंसिल आउट, तो संवेग हो गया P बराबर h/λ। ये प्रकाश का, जब ये फोटोन का संवेग हो गया।
इसमें एक चीज़ याद और रखनी है, लिख लो। प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, प्रकाश की तीव्रता समानुपाती होती है नंबर ऑफ फोटोन। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। जितना तीव्र प्रकाश होगा उतने ही अधिक फोटोन होंगे। फोटोन मासलेस होता है। फोटोन मासलेस, तब प्रभावी द्रव्यमान होता है इसका, प्रभावी द्रव्यमान होता है mc बराबर mc²। यहाँ से m बराबर हो गया E/c², hν/c²। ये इसका प्रभावी द्रव्यमान होता है, फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान। ये हो गया क्वांटम थ्योरी। इसके बाद चौथा आता है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। हाँ, इस क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम थ्योरी के अनुसार व्याख्या की गई जो आपका क्वांटम थ्योरी है, इसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत सिद्धांत या प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की गई, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की गई, और तीसरा है कर्षणिका विकिरण प्रभाव, कर्षणिका विकिरण प्रभाव, इनकी व्याख्या की गई। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और कर्षणिका विकिरण प्रभाव की व्याख्या की गई। अब आता है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। पांचवा है आपका प्रकाश का द्वैत सिद्धांत, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। द्वैत सिद्धांत क्या होता है? यानी जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो दो प्रकार की होती है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। द्वैत सिद्धांत में द्वैत सिद्धांत किसके बराबर है? यानी कण प्रकृति, दूसरा है आपका तरंग प्रकृति। द्वैत सिद्धांत में है प्रकाश की दो प्रकृति होती है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। अब इसी में एक साइंटिस्ट है बोर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया पूरकता सिद्धांत, पूरकता सिद्धांत, इन्होंने पूरकता सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि प्रकाश की जो पूरी विवेचना है उसके लिए कण प्रकृति भी आवश्यक है और तरंग प्रकृति भी आवश्यक है। प्रकाश की संपूर्ण विवेचना के लिए कण प्रकृति भी आवश्यक है और तरंग प्रकृति भी आवश्यक है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट को आप एक ही प्रकृति से समझा सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और एक प्रकृति। किसी एक एक्सपेरिमेंट को दोनों प्रकृति या दोनों नेचरों से नहीं बता सकते। एक प्रयोग और एक ही प्रकृति, एक प्रयोग को एक ही प्रकृति से समझा सकते हैं, दूसरी प्रकृति से नहीं। यानी तरंग प्रकृति और कण प्रकृति आपस में है अपवर्जी।